नमस्कार दोस्तों, 16 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल री इन्वेंटिंग रेडिकल पॉलिटिक्स, इसको नहीं देखेंगे। इस आर्टिकल में हो क्या रहा है, शैली वालिया जी। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि शैली वालिया जी पढ़ाते क्या हैं। ये पढ़ाते हैं कल्चरल थ्योरी। तो कुछ कुछ कल्चरल थ्योरी यहाँ पे उन्होंने समझा रखी है। इन्होंने ये बोल रखा है कि जो लेफ्ट ग्रुप है इसको सेक्युलरिज्म, ठीक है, एथनिक और नेशनल मूवमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। असल में हो क्या रहा है कि ये जो बीजेपी की राइट विंग पॉलिटिक्स है ना, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की राइट विंग पॉलिटिक्स ने वुलनरेबल कम्युनिटीज को दबा दिया है, माइनॉरिटीज को दबा दिया है, मेजोरिटेरियनिज्म को प्रमोट किया है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को दबा दिया है और लेफ्ट फ्रंट के पास अभी कुछ बचा ही नहीं है। तो इस तरीके की बातें बिल्कुल डीप साइकोलॉजिकल थॉट से और मुश्किल शब्दों से यहाँ पे वालिया साहब ने कहने की कोशिश की है। कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है और मसालेदार भी चीज ऐसी लिखी हुई है कि आपको आधी समझ में नहीं आएगी, तो फिर वो क्या ही मसालेदार रहेगी, बोरिंग हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस आर्टिकल। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, और मसालेदार मतलब सीधे सीधे समझ में आने वाली चीज भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस आर्टिकल को, और मैं यहाँ पे टेकअप भी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये थोड़ा कह सकते हो आप मसालेदार है। अब इमीडिएटली तो इसमें एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो केरला में इलेक्शंस और केरला की जो पॉलिटिक्स है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की गई है। पॉलिटिकल हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई है, कौन कौन से फ्रंट्स हैं केरला में। और केरला में रिसेंटली हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को बोला कि आप नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के फोल्ड में आ जाओ। अब समझिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से निकली है, और मुस्लिम लीग वो पार्टी है जिसने देश का बंटवारा किया था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को इनविटेशन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने केरला में आके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को ज्वाइन करने का, इसका मतलब क्या है, इसको कंपेयर किया है हिंदू महासभा से और मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय पे खड़े थे इंडिपेंडेंस से पहले। और कुछ कुछ यहां पे भी ये दिखाया जा रहा है कि भाई केरला में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी हो रही है बीजेपी, किसके साथ मिलके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ मिलके। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे कंपैरिजन किया है, और ये कंपैरिजन बिल्कुल ही एंटी गवर्नमेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि क्या जबरदस्त थॉट प्रोसेस यहाँ पे लगा रखा है। हालांकि थॉट प्रोसेस मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी तरीके से सही है, बट या वर्थ कंसीडरिंग, वर्थ डिस्कसिंग। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है पोल पोजीशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के क्या व्यू पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई, तो इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट है केरला ट्रायंगल। केरला ट्रायंगल में तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज बताई जा रही हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी हेड है कांग्रेस, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी हेड है सीपीआईएम, लीडर है पिनराई विजयन, और तीसरी है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसके हेड है बीजेपी, जिसका कोई भी क्लियर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अभी के लिए नहीं है। तो केरला की पॉलिटिक्स में ये तीन फ्रंट्स क्या क्या कर रहे हैं इसके बारे में बात की गई है, तो इसको देख लेंगे। क्वाड के रिस्पेक्ट में मैं कल एक आर्टिकल ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा। पॉक्सो, मद्रास हाईकोर्ट ने रिसेंटली पॉक्सो के रिस्पेक्ट में कुछ कहा है। थोड़ा एक दो महीने अगर आप पहले चले जाओ तो बॉम्बे हाईकोर्ट 10 फरवरी 2021 का डेली एडिटोरियल डिस्कशन देखो जाके, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक केस में पॉक्सो के रिस्पेक्ट में क्या कहा है वो मैंने 10 फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल में डिस्कस कर रखा है। पॉक्सो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे एक अलग से वीडियो बनानी जानी चाहिए, तो मैं पीपीटी बना रहा हूँ। आपको वीडियो आज या कल में मिल जाएगी। पहले की भी कुछ एडिटोरियल्स हैं जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि अलग से डिस्कस करूंगा, वो जल्दी अपलोड करूंगा। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस आर्टिकल हियर। पॉक्सो के ऊपर अलग से जल्दी ही एक वीडियो आएगी जिसमें इस आर्टिकल के ज्यादातर कंटेंट्स को मैं कवर कर दूंगा। और फाइनली एक आर्टिकल, मतलब ये बहुत ही कम होता है कि भाई प्रो रूलिंग पार्टी आर्टिकल्स छपे द हिंदू में। यहाँ पे रमेश पोखरियल निशंक जो कि इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका एक आर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट कोविड एरा में लीडर कौन है। और ये इंडिया को पोस्ट कोविड एरा में लीडर दिखा रहे हैं, और दो बेसिस पे लीडर दिखा रहे हैं। एक तो इंडिया ने एजुकेशन रिफॉर्म्स किए हैं, दूसरा इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे प्रधानमंत्री जी की काफी तारीफ कर रहे हैं, वो करेंगे ही, क्योंकि भाई कैबिनेट मिनिस्टर बने रहना है तो मोदी जी की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। तो ये आर्टिकल्स हैं जो आज हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 4 आर्टिकल्स हैं, और चारों के चार आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देखने को जरूर मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 3000 से ज़्यादा मेरे व्यूज़ आ रहे हैं एडिटोरियल पे। कोशिश तो यही है, टारगेट यही है अगला कि मेरे 5000 तक व्यूज़ आए एडिटोरियल डिस्कशन पे, क्योंकि सुबह का मैक्सिमम टाइम इसमें चला जाता है, ठीक ठाक एफर्ट्स इसमें लग जाते हैं,
दैट्स वाई अगर व्यूज ज़्यादा आते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग होता है। साथ साथ ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हो। एनसीईआरटी 6 से 12th की वीडियोस मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। लक्ष्मीकांत पॉलिटी, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें बन रही हैं। जल्दी एक स्ट्रेटजी वीडियो भी आएगी आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम दे रहे हैं अभी जून 2021 के महीने में। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और मैं जो भी और लेक्चर्स बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशंस के लिए और उनकी पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एन ऑड पॉलिटिकल हाइब्रिडाइजेशन विद हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट इन केरला, BJP's invitation to IUML is not outlandish given their predecessors' pragmatic politics of the past। यहाँ पे pragmatic politics की बात की गई। थोड़ा सा अजीब बताया जाएगा एक बात को, रिसेंटली स्टेट ऑफ केरला में कुछ एक ऑड पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ है, ऐसा ये बोल रहे हैं। स्टेट के असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं और उसके बीच में हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं केरला में, शोभा सुरेंद्रन करके। शोभा सुरेंद्रन ने एक इनविटेशन दिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, IUML को, कि आप आइए और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर जुड़ जाइए। आपके सामने बस हम एक शर्त रखते हैं कि आप अपनी कम्युनल पॉलिसीज को छोड़ दीजिए। अब बीजेपी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से केरला में बोल रहा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर आ जाओ, कम्युनल पॉलिटिक्स को छोड़ दो। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि अगर आप बात करो तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि मुस्लिम लीग के अंदर से निकली है। यहां पे प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, ठीक है ना, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने, उनका एक वर्क है कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने अपने वर्क कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया में 3 प्रकार के कम्युनलिज्म की बात की है। एक तो है कम्युनल नेशनलिज्म। कम्युनल नेशनलिज्म के बारे में आप बोल सकते हो कि आपके धर्म या कम्युनिटी के नाम पे पूरा का पूरा अलग देश ही बना देना। फिर एक होता है लिबरल कम्युनिज्म, एक होता है एक्सट्रीम कम्युनलिज्म या फैसिस्ट कम्युनलिज्म। लिबरल कम्युनलिज्म में क्या होता है कि ठीक है भाई, आप अपने धर्म के साथ, कम्युनिटी के साथ एसोसिएट होते हो, बट कहीं ना कहीं दूसरे फेथ्स की तरफ भी आप लिबरल हो, चलो तुम भी एग्जिस्ट करो। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में क्या होता है कि आप सिर्फ अपने फेथ के साथ जुड़े हुए हो और आप दूसरे की फेथ के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ में विपिन चंद्रा साहब क्या बोल रहे हैं कि कम्युनल नेशनलिज्म फेड लिबरल एंड एक्सट्रीम एंड मेड इट डिफिकल्ट टू कैरी ऑन पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट देम। और एट द सेम टाइम ये जो लिबरल और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है, ये कम्युनल नेशनलिज्म को डेवलप करता है। तो कम्युनल नेशनलिज्म पुश देता था लिबरल और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म को, और लिबरल और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म कम्युनल नेशनलिज्म को पुश देता था। मतलब कि अगर आप धर्म के नाम पे देश बनाने की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप हर प्रकार का कम्युनलिज्म बढ़ाओगे, और कम्युनलिज्म आपके अंदर बढ़ रहा है, लिबरल और एक्सट्रीम कोई सा भी कम्युनलिज्म हो, तो आपका एंड गोल आपको क्या नजर आएगा कि भाई हमारी कम्युनिटी, हमारे धर्म के नाम पे हमको एक अलग देश मिल जाए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कम्युनलिज्म है। लिबरल कम्युनलिज्म और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में आप इतना फर्क समझ सकते हो, एक्सट्रीम में सिर्फ आदमी अपने धर्म पे ध्यान देता है, लिबरल कम्युनलिज्म में चलो थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन दूसरे के धर्म को भी दे देता है। ये जो तीनों स्पेशीज है कम्युनलिज्म की, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब थोड़ी सेंसिटिव बातें यहाँ पे शुरू हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल लिखा है फैजल सीके साहब ने। फैजल सीके साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो बीजेपी की कम्युनलिज्म है ये एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है, और IUML की जो कम्युनलिज्म है वो लिबरल कम्युनलिज्म है, इनका ये बताना है। लेकिन इन दोनों ही पार्टी को अपने प्रकार का कम्युनलिज्म बनाने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है ना, ये लोग कम्युनलिज्म, ये पॉलिटिकल पार्टी कम्युनल इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, और ये कम्युनल इकोसिस्टम में इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि देश के लोग ही पोलराइज्ड हैं। इस देश के लोग आज भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से कंपीट करते हैं, तुमने हमारे खिलाफ ऐसा कैसे कर दिया, तुमने ये कैसा कर दिया। तो इस प्रकार की जो फीलिंग्स है ना, उनका फायदा उठा के ये पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनलिज्म को और आगे लेके जाती हैं। तो एक प्रकार का कम्युनल इकोसिस्टम बना हुआ है, और इस कम्युनल इकोसिस्टम में इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कभी ना कभी एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। सवाल उठता है कि एक दूसरे को जरूरत कैसे पड़ जाती है। अब ये बड़ी खतरनाक यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंपैरिजन किया है फैजल साहब ने। फैजल साहब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कॉलोनियल इंडिया के समय पे चले जाइए, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी की तरह पूरे देश में उभर रही थी। अपोजिशन में कौन था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पहले तो मुस्लिम धर्म की बात करता था, फिर बाद में अलग पाकिस्तान की बात करने लगा। अब उस समय पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सपोर्ट में कौन आया था? हिंदू महासभा आया था। अगर आप बात करो तो आज का जो मुस्लिम लीग है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ही निकला है। ठीक ना, मतलब जो मुस्लिम लीग था देश से पहले का, और इस समय पे ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, IUML है, ये जो IUML है ये उस समय की मुस्लिम लीग से निकला है।
और ये जो आज की बीजेपी है, ये उस समय की हिंदू महासभा से निकली है। दिस मिस्टर फैजल साहब इज सेइंग। अब समझिए बात में यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, सावरकर जुड़े थे हिंदू महासभा से, जिन्ना थे मुस्लिम लीग के। सावरकर और जिन्ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अक्सर कर ये लोग पब्लिक में एक दूसरे को गरियाते हुए नजर आते थे, लेकिन एट द बैक एंड इनके दिमाग में एक चीज थी जिसका नाम था प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स मतलब समय के हिसाब से कंटेक्चुअली अपना फायदा देख के आपने पॉलिटिक्स करी। तो भैया उस समय पे, आजादी से समय पहले, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक दूसरे के साथ मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि इनको एक कॉमन एनिमी इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़ना था। अब समझो आप यहाँ पे बात को। कॉलोनियल एरा में ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू महासभा भी एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन था, और उस समय की जो मुस्लिम लीग थी जिसने बाद में पाकिस्तान बना दिया, वो तो एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन था ही। इन दोनों कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक दूसरे की मदद की ताकि ये किसको अपोज कर सके? इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसमें उस समय पे गांधी जी जैसे नेता हुआ करते थे। और कुछ कुछ उस चीज को यहाँ पे केरला से कंपेयर किया जा रहा है। केरला में इस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आपकी राहुल गांधी जी की पार्टी, और उसके अगेंस्ट में बीजेपी अब केरला में घुसना चाहती है। तो बीजेपी इस आईयूएमएल के साथ एक बॉन्डिंग बना रही है, यानी उस समय की हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की बॉन्डिंग अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को अभी के केरला के आईयूएमएल और बीजेपी की बॉन्डिंग अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे फैजल सी के साथ। अब ये कंपैरिजन बहुत से लोगों को नहीं पचेगा, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कंटेक्स्ट रहे, कंटेक्चुअल लगे। ये आपकी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। ये बताया गया कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला, गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, उस समय पे ज्यादातर कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो जेल में पहुंच गए। तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया। उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए और उसका फायदा उठाने के लिए उस समय की मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर बहुत सारी अलग अलग प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज में अपनी सरकार बनाने की कोशिश की, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और इसके लिए फैजल सीके साहब एक आर्टिकल को कोट कर रहे हैं। कोई मीडिया आर्टिकल है, हिंदू महासभा विद मुस्लिम लीग। अभी इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा है मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है और ये बहुत पोलराइजिंग है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात समझ में ना आए, बट अपना दिमाग खुला रखो और सुनो, ठीक है ना। आप भी बाकी बेवकूफों की तरह बरगलाने मत लगना कि हाँ भाई ये कर दिया, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। अपना दिमाग हमेशा खुला रखा करो, समझे। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज्यादातर लीडरशिप जेल में चली गई। उस समय पे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, और हाथ मिला के ये लोग प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करने लगे। इनकी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स क्या थी कि अपना पॉलिटिकल बेस और अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए देश की आजादी के लिए लड़ रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट ये खड़े हो गए और मुस्लिम लीग का साथ देने लगे। और यहाँ पे देश बंटवारा हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेसिकली यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है ना यहाँ पे फैजल साहब और ये आर्टिकल, वो क्रिटिसाइज कर रहा है हिंदू महासभा को। मैं बताता हूं कैसे हिंदू महासभा को किस प्रकार से यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अगर आप बात करो कांग्रेस के जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये लोग अक्सर कर जेल में रहा करते थे। चूंकि देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और देश की आजादी की लड़ाई में आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। हिंदू महासभा के सेकंड इन लाइन सबसे बड़े लीडर कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब 1941 में बंगाल में, जो बंगाल की सरकार बनी थी ना 1941 में, बंगाल में इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। तो उन इलेक्शंस में जब मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई, जिसको आपने बोला फजलुल हक मिनिस्ट्री, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया किसको? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। मतलब बंगाल में हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया मुस्लिम लीग को, और उसके चलते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। बाद में आप देखोगे कि यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ बनाएंगे और जनसंघ बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी में कन्वर्ट होगा। कुछ इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे फैजल साहब दे रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे फैजल साहब क्या बोल रहे हैं कि इस हिंदू महासभा के लोगों के थ्रू ही बना है बाद में बीजेपी। मतलब शायद बीजेपी हिंदू महासभा के आइडियोलॉजी पे काम करता है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं फैजल सी के साथ। ओके, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो पोलराइजिंग स्टेटमेंट है। फिर आगे बात करते हैं। आर्टिकल आगे क्या बोल रहा है कि सावरकर डिफेंडेड द स्ट्रेंज हाइब्रिडाइजेशन इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच। मतलब कि अब आप सोचिए यहाँ पे एक पार्टी मुस्लिम लीग जो साफ साफ बोल रही है कि हम देश का बंटवारा करना चाहते हैं, और देश का बंटवारा धर्म के साथ करना चाहते हैं, धर्म के बेसिस पे करना चाहते हैं। इस बंटवारे की डिमांड के बावजूद एक हिंदू पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट जाके एक मुस्लिम पार्टी की मदद कर रही है जो देश के बंटवारे करने की बात हो रही है।
मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हिंदू महासभा के वो लीडर्स कभी भी देश के हित के बारे में सोचते ही नहीं थे, वो केवल अपने हित के बारे में सोचते थे। और कहीं ना कहीं ये बात सही है, ठीक है ना। जो पॉलिटिकल पार्टी साफ साफ ये बोल रही है कि हमें देश का बंटवारा चाहिए, ठीक है, वो साफ साफ बोल रही है कि देश का बंटवारा चाहिए, वो भी धर्म के नाम पे बंटवारा चाहिए। तो धर्म के नाम पे अगर आप बंटवारा कर रहे हो, उसके बाद भी आप उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आपको देश से कोई मतलब नहीं है, आप बस अपना मतलब देख रहे हो। फिर उस समय पे हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे, सिंध में सरकार बनाई गई। सिंध में भी हिंदू सभा, मतलब सिंध में भी जो हिंदू पॉलिटिकल पार्टी थी आपकी हिंदू महासभा की, और जो मुस्लिम लीग की पार्टी, दो सिंह की जो लोकल पॉलिटिक्स थी, उन्होंने मिलकर कॉलिशन गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। अब बात यहां पे ये हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन आया। पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के बाद सिंध की असेंबली में हुआ ये कि भाई इंडिया पाकिस्तान बनाया जाएगा। सिंध की असेंबली में जब ये पाकिस्तान का रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, तो सिंध की असेंबली में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो हिंदू महासभा के लीडर्स के सामने एक चॉइस आई कि इस रेजोल्यूशन को अपोज करना है या सपोर्ट करना। ऑब्वियस सी बात है, हिंदू महासभा के लीडर्स ने उसको अपोज किया, उसके अगेंस्ट वोट किया। 24 लोगों ने फेवर में वोट किया, 3 लोगों ने अपोज में वोट किया, ठीक है ना। लेकिन रेजोल्यूशन पास हो गया और ये बोला इंडियन मुस्लिम लीग ने कि भाई, उस समय की मुस्लिम लीग ने, कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। उस समय पे हिंदू महासभा के लीडर्स के पास एक ऑप्शन था कि वो इंडियन कांग्रेस की तरफ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट पर से रिजाइन नहीं किया। सिंध की असेंबली में, सिंध की कैबिनेट में 3 मिनिस्टर्स थे हिंदू महासभा के। इनका नाम था राव साहेब गोकल दास मेबल दास, एक थे डॉक्टर हेमंत दास आर वधवान, एक थे लुलूमल आर मोटवानी। ये 3 लोग मिनिस्टर की पोस्ट में थे सिंध में। और जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास भी हो गया, इनको ये क्लियर भी हो गया कि भाई ये पाकिस्तान बना के ही मानेंगे मुस्लिम लीग वाले, तब भी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ नहीं गए और इन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि ये लोग सिर्फ अपने मतलब के साथ मतलब रखते थे, इनको देश की आज़ादी से और देश की यूनिटी से कोई भी लेना देना नहीं था। आज की डेट में ये पर्टिकुलर बात बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है। इसीलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आर्टिकल में लिखा है। भाई मेरा तो कोई व्यू पॉइंट है नहीं, आप खुद ही जाके आर्टिकल में पढ़ लो। फिर ऐसी बातें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बारे में बताई गई थी। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए और कांग्रेस ने ठीक ठाक सीटें जीत ली आपकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने। लेकिन आपको पता है कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छूट गया, तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया इन अपोजिशन टू इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री गिर गई, रिजाइन कर दिया, तो बाद में मुस्लिम लीग और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थे वो अपनी सरकार बनाना चाहेंगे। तो एक सरकार बनाई गई सरदार औरंगजेब खान, जो कि मुस्लिम लीग थे, उनके द्वारा। और इनको सपोर्ट कर रही थी हिंदू महासभा, अकाली दल भी इनको सपोर्ट कर रहा था। और इस सरकार में मेहर चंद खन्ना, जो कि हिंदू महासभा के थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो कुल मिला के यहाँ पे बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट जाके आजादी से पहले हिंदू महासभा ने कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की पोजीशन को स्ट्रांग किया, ये जानते हुए कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि हिंदू महासभा को एक देश से कोई मतलब ही नहीं था, देश की आजादी से कोई मतलब ही नहीं था, उनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स से मतलब था। और उसके लिए अगर देश नीचे भी चला जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस चीज को फैजल साहब अभी से कंपेयर कर रहे हैं। यही शायद बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट केरला में जाके बीजेपी अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ एक गुट बना रही है, मतलब बीजेपी को देश की यूनिटी से कोई मतलब ही नहीं है, उसको बस तोड़ के पावर पाने से मतलब है। अभी इतना बड़ा एलिगेशन बीजेपी के अगेंस्ट लगाया जा रहा है, तो ये आप कह सकते हो कि बहुत पोलराइजिंग आर्टिकल, मतलब बहुत पोलराइजिंग तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सेंसिटिव आर्टिकल कहना चाहिए इसको। नेक्स्ट बात करते हैं पोल पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट हैज बूस्टेड इंडिपेंडेंस ऑफ एसईसीज इन होल्डिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस। देखिए देखिए, क्वार्टर सेंचुरी बीत चुका है, इवन दो मोर देन अ क्वार्टर सेंचुरी हैज elapsed since the constitution is amended to make urban and rural local bodies। 1992 में आया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। लगभग कितना बीत चुका? 8, 21, 29 साल, क्वार्टर सेंचुरी से ज्यादा, 25 साल से ज्यादा, लगभग 29-30 साल बीत चुके हैं। और हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं कि भाई अर्बन और लोकल बॉडीज बनाइए एज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस को आप पावर दीजिए। एक्सपर्ट्स का बोलना है कि संविधान में लिखा हुआ है ये कि आपको पावर देनी है, लेकिन ये पावर दी नहीं गई है। इनएडिक्वेट डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हुआ है हमारी थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस को। हमारी थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस के पास रिलेटिवली लैक ऑफ ऑटोनॉमी है।
अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल एरियाज, रूरल एरियाज में पंचायत, ये अभी भी इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। However, an entirely different facet of the way these local bodies function is that the manner in which their representatives are elected is often beset by controversies. कि भाई एक और फैसेट ये है सोचने का कि जिस प्रकार से लोकल बॉडीज काम करती हैं, ओके, हाउ इन विच देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज इलेक्टेड इज ऑफन बेस्ड बाय कंट्रोवर्सीज। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोकल बॉडी से काम करने का तरीका, लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, इनको चुनने का तरीका, ये तरीका हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहता है, क्योंकि काफी हद तक इन तरीके को उस स्टेट की सरकार डिसाइड करती है। फिर जब लोकल पोलिंग होती है, वोट डाले जाते हैं, तो अच्छा खासा वायलेंस होता है, ठीक है। जो डिलिमिटेशन दिया जाता है इन रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जो वार्ड्स में रिजर्वेशन किया जाता है, रूलिंग पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये डिलिमिटेशन, ये रिजर्वेशन रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से करती है। कहने का मतलब ये है कि जो लोकल बॉडी पोल्स होते हैं वो फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पोस्ट है जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो अथॉरिटी है जो कि इलेक्शंस को सुपरवाइज करती है, और ये बहुत जरूरी है कि ये जो पोस्ट है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये इंडिपेंडेंट रहे, ऑटोनॉमस रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पोस्ट इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस रहती है तो स्टेट लेजिस्लेचर और जो स्टेट की सरकार है उसकी बिल्कुल ही चलनी बंद हो जाएगी। और जब स्टेट की सरकार सारे अपॉइंटमेंट्स कर रही है, जब स्टेट की सरकार नियम कानून बना रही है, क्या आपको लगता है कि वो कभी भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रहने देगी? नहीं रहने देगी। ज्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को, और वो भी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो इनकम्बेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप कह सकते हो दोस्ती में हो, उनको ही इन सेंसिटिव पोस्ट पे अपॉइंट करती है। एसईसीज के ऊपर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर ये अक्सर का इल्जाम लगाया जाता है कि दे आर पार्टीसन इन देयर अप्रोच, ठीक है ना। तो वार्ड्स को डीलिमिट करते वक्त, ठीक है, वुमेन्स और शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उनमें वार्ड्स को घुमाते वक्त, इलेक्शंस की डेट को डिसाइड करते वक्त बहुत सारे इश्यूज ऐसे उठ जाते हैं कि अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि भाई ये लोग इस प्रकार की एक्सरसाइजेस को अपने फेवर में घुमाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि एसईसीज के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है, ना ही अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज का और ना ही पब्लिक का। जिस प्रकार का भरोसा हमारे देश के लोगों को और हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है, उस प्रकार का भरोसा एक स्टेट के लोगों को और उस स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज को उनके स्टेट इलेक्शन कमीशन पर नहीं होता है। चूंकि ये बात बिल्कुल सही है, उसमें बहुत हद तक इंटरफेरेंस होती है उस पर्टिकुलर स्टेट की सरकार की। इस चीज को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यह बोला कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे आप एक ऐसे आदमी को बैठाओ जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो किसी भी एक ऐसे पर्सन के काम में, उसी को आप बैठाओ इसकी पोस्ट पे। मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे एक ऐसा आदमी बैठना चाहिए जो कि उस स्टेट की पॉलिटिक्स से बिल्कुल कटा हुआ हो, उस स्टेट की सरकार से बिल्कुल कटा हुआ हो। और यहाँ पे ये जो रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ने एक आदेश इशू किया था कि ठीक है भाई, एसईसी की पोस्ट खाली है तो गोवा गवर्नमेंट का जो लॉ सेक्रेटरी है उसको एडिशनल चार्ज दे दो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे गोवा गवर्नमेंट को खरी खोटी सुनाते हुए बोला कि तुम तो मजाक उड़ा रहे हो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का। अरे भाई, जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने ये बोला है कि भाई म्यूनिसिपैलिटीज, सॉरी रूरल एरियाज और म्यूनिसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट एक्ट, इनमें साफ साफ बोला गया है कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो 73rd और 74th अमेंडमेंट द्वारा बनाई गई बॉडीज में इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका आपको एक ऐसा हेड अपॉइंट करना है जो पॉलिटिक्स से कटा हुआ हो, और तुम अपने ही सरकार में काम करने वाले लॉ सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दे रहे हो। इसका मतलब तो तुम मजाक ही कर रहे हो ना। यहाँ पे अपनी आर्टिकल 142 वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। बाय द वे, अगर आप आर्टिकल 142 के बारे में जानना चाहते हैं तो YouTube में सर्च मारिए आर्टिकल 142 हर्षित द्विवेदी, आपको रेलेवेंट वीडियो मिल जाएगी। यहां देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्चुअली आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के साथ सर्च मारिएगा, क्योंकि मैंने V124 V127 कर रखा है तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जजेस केस, फिर जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और फिर एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्पेशल लीव पिटीशन। इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में आपको काफी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और
अगर आपने मेरी लक्ष्मीकांत की सीरीज देख रखी है तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 142 के अंदर क्या आता है। मतलब आर्टिकल 142 एक ऐसा केस है, एक ऐसी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट इसमें अपने पास ज्यूरिडिक्शन ले सकता है और कोई भी डिक्री और कोई भी एक ऐसा ऑर्डर इशू कर सकता है जो कि जरूरी है कंप्लीट जस्टिस को करने के लिए किसी भी केस में या किसी भी मैटर में इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी, ठीक है ना। चाहे उसमें पार्लियामेंट का कोई लॉ इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें स्टेट के लेजिस्लेचर का कोई लॉ इन्वॉल्व हो, तो कोई भी ऐसा केस जहां पे कंप्लीट जस्टिस करने की जरूरत है, वहां पे आर्टिकल 142 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो सकता है और अपने डिस्कशन पे एक ऐसा डिसीजन पास कर सकता है जो कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जरूरी है। मतलब आर्टिकल 142 में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जल्दी इन्वोक करता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई केस निकल के आ रहा है जहां पे हाई कोर्ट या कोई आप कह सकते हो सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर मान लीजिए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इवन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, जहां पे कंप्लीट जस्टिस पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट वहां पे एंट्री मार के आर्टिकल 142 के अंदर कुछ बोल सकता है। जैसे कि यहां पे आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे जितने भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स इंडिया भर में काम कर रहे हैं जो कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एलिजियंसेस रखते हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स उनको डायरेक्टली कंट्रोल करती है, वो अपनी पोस्ट से नीचे स्टेप डाउन कर देंगे। तो मतलब कि वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि अपनी राज्य की सरकार की कंट्रोल के अंदर काम कर रहे हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि यह बात सही है कि ज्यादातर स्टेट्स अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स को ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट पर बैठाते हैं। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का क्या फर्क आएगा? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का यह फर्क आएगा कि वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि सरकार के किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे काम कर रहे हैं और उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स का, या फिर पहले वो सरकार के अंदर इंपॉर्टेंट पोस्टों पे काम कर चुके हैं और बाद में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से अपॉइंट किए गए हैं, उनको तो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो पॉलिटिकल फंक्शनरीज जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर बैठे हैं, अब सीधे सीधे तो उनका एलिजियंस नहीं दिख रहा है ना स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन बैक एंड से तो कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट ही करती है उनको। उनमें से कितनी लोग अपनी कुर्सी को छोड़ेंगे, इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं है। यही बोला गया है। वेदर द एपेक्स कोर्ट डिसीजन वुड हैव अ बेयरिंग ऑन दोज हु आर नो मोर सर्विंग स्टेट गवर्नमेंट्स रिमेन्स टू बी सीन। मतलब वो लोग जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेकिन सीधे सीधे नजर नहीं आ रहे कि स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में है, वो लोग अपनी कुर्सी से नीचे स्टेप डाउन करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात पे गारंटी है नहीं। However, it is clear that these governments will now have to find a way to appoint to the office only those who are truly independent and not beholden it to any manner। कहने मतलब ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने एक प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया है कि भाई अब जो राज्य की सरकारें हैं वो उन्हीं लोगों को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट कर सकती हैं जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से काम करेंगे, ना कि राज्य की सरकारों के कहने के हिसाब से काम करेंगे। यानी आगे आने वाले समय में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के काम करने के तरीके में किसी भी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस ना हो, इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे। फिर आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। More significantly, the court has boosted the power of the election watchdog by holding that it is open to SEC to countermand any infractions of the law made by the state government in the course of preparing for local body polls। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को यह ताकत भी दे दी है कि भाई लोकल बॉडी पोल्स को कंडक्ट करवाते वक्त अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी डायरेक्शन, किसी नियम, किसी कानून, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की वजह से लोकल बॉडी पोल्स में किसी भी प्रकार का विघ्न पड़ रहा है, तो ऐसे केस में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के पास ताकत है कि उन लोकल लॉज के इंप्लीमेंटेशन को टेम्पररी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रोक सकता है। कहने का मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में राज्य की सरकारों को एक चीज यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए कि आप हमेशा के लिए अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आगे आने वाले समय में हमेशा आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करते रहोगे, ठीक है, आप हमेशा अपने हिसाब से चीजें चलाते रहोगे, ये नहीं हो पाएगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की तरह ही काम करेगी। इस बात को यहां पे इंश्योर करने की कोशिश की है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। फिर बात करते हैं केरला ट्राइब्यूनल। द इलेक्शन रिजल्ट्स विल बी इंडिकेटिव ऑफ अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट दैट इज टेकिंग शेप इन द स्टेट। देखिए रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं केरला में और जो स्टेट का पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। तीन मेजर पार्टीज हैं यहाँ पे, इनफैक्ट कहिए दो मेजर पार्टीज है। एक तो है कांग्रेस जो कि लीड करता है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को, यूडीएफ को। एक है सीपीआईएम जो कि हेड करता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को, सीपीआईएम के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन साहब। और तीसरा है बीजेपी जो कि जैसे तैसे करके
केरला की पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश कर रहा है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर के अंदर। अब यहाँ पे केरला को एक ऐसा स्टेट बताया गया है जहां पे राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत ज्यादा आगे हैं पॉपुलैरिटी में। आगे आने वाले समय में इस बात की पूरी चांसेस हैं कि यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको कांग्रेस लीड करती है, जिसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी लीड करते हैं, हो सकता है ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ले केरला में, और यहां पे राहुल गांधी जी अगर जीतते हैं तो एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट उनकी वापसी नजर आए। तो कुल मिला के केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे बीजेपी की पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही, जहां पे राहुल गांधी अभी भी बहुत आगे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने बहुत कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी, पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है स्टेट में। बीजेपी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी की तरह देखी जाती है। कहीं ना कहीं बीजेपी साउदर्न स्टेट्स में एंट्री नहीं मार पा रही है। आप आंध्र प्रदेश की बात कर लो, आप इसकी बात केरला की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, इस प्रकार के स्टेट्स में बीजेपी की ज्यादा एंट्री नहीं हो पाती, क्योंकि बीजेपी को एक नॉर्दर्न पार्टी की तरह समझा जाता है। कहीं ना कहीं द्रविडियन आइडेंटिटी बीजेपी के साथ यहाँ पे एसोसिएट नहीं हो पाती है। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है केरला स्टेट में घुसने की, और कुछ हद तक वो केरला स्टेट में घुसी भी है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी के डिविजन्स का फायदा उठा के घुसी, जैसे कि क्रिश्चियन सेक्शंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है बीजेपी ने। ओके, अब बात यहां पे ये है कि बीजेपी को अपोजिशन भी तगड़ा मिल रहा है। जो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन साहब केरला के, उन्होंने भी इस समय पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मूव्स लिए हैं अपने आप को केरला में जिताने के लिए। सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए लड़ रहे हैं पिनाराई विजयन। केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे लगातार 2 बार इलेक्शन जीत पाना बहुत मुश्किल है। तमिलनाडु का भी ये एक फैसेट है पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का कि एक बार डीएमके जीतता है, एक बार एआईएडीएमके जीतता है। कुछ उसी प्रकार की चीज आपकी केरला में दूसरी बार चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जीते हैं, ये थोड़ा अनयूजुअल है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पिनाराई विजयन साहब पूरे एफर्ट्स के साथ सेकेंड टर्म यहाँ पे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे ओवरऑल काफी टर्मोइल हो गया है रिसेंटली। जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी मूव्स लिए हैं पिनाराई विजयन ने, वो क्या है, सीपीआईएम पार्टी ने अपने बहुत सारे पुराने लीडर्स को इस बार पार्टी टिकट ही नहीं दिया। जो दिग्गज है ना सीपीआईएम पार्टी के अंदर, उन दिग्गजों को पिनाराई विजयन साहब ने इस बार टिकट ही नहीं दिया। उन्होंने टिकट किसी और को दिया है, जो कि थोड़े से ऑनेस्ट लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे पॉलिटिकल डिफेक्शंस भी हो रहे हैं। ओके, सीपीआईएम ने केरला कांग्रेस करके एक पार्टी है जो कि पहले यूडीएफ के फ्रंट में थी, उसको अब एलडीएफ के फ्रंट में लेके आए हैं। अब इस प्रकार के पॉलिटिकल डिफेक्शंस के चलते पिनाराई विजयन के खेमे में, ठीक है ना, सीपीआईएम के खेमे में जो उनके पहले के दोस्त थे वो उनसे नाराज हो गए। फिर कहीं ना कहीं पिनाराई विजयन के अगेंस्ट करप्शन और नेपोटिज्म के चार्ज भी लगाए गए। पिनाराई विजयन के अंदर पहले इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक स्मगलिंग रैकेट चला रहे हैं, और ये स्मगलिंग रैकेट कहीं ना कहीं यूएई से सोना लेके आता है, और फिर यूएई कंसुलेट के लोग ही यहां से अनवांटेड करेंसी बाहर लेके जाते हैं, और इस प्रकार से सोने की स्मगलिंग हो रही है। सोने की स्मगलिंग क्यों करी जा रही है? क्योंकि अगर आप नॉर्मल कोर्स से सोना देश के अंदर लेके आओगे तो आपको हैवी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, और केरला तो एक ऐसा स्टेट माना जाता है जहां पे लोगों की सोने की चाह बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन साहब का नाम इन्वॉल्व हो गया है सोने की स्मगलिंग में। हालांकि इस चीज को चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन साहब अपने फेवर में इस्तेमाल करके बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी बाकी स्टेट्स में सीबीआई जैसी और कस्टम्स जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को डिप्लॉय करके सरकार को गिराने की कोशिश करती है, उसी प्रकार से जो केंद्र की सरकार है बीजेपी की, ये कस्टम्स को इस्तेमाल करके हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। ये इल्जाम उल्टा पिनाराई विजयन साहब ने रूलिंग पार्टी के ऊपर लगा दिया। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की नहीं, सॉरी, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अभी तक अपना लीडर अनाउंस नहीं किया है केरला के इलेक्शंस में, लेकिन इस बात के चांसेस है कि जो पहले केरला में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उमन चांडी साहब, शायद इनको फिर से एक और टेन्योर मिल जाए एज अ चीफ मिनिस्टर। बीजेपी अपने आप को कभी भी केरला में इतना स्ट्रांग नहीं मानता था, लेकिन अब बीजेपी हर लोकल पॉलिटिक्स में घुसना चाहता हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो केरला हो। तो फैक्शनल राइवलरीज का फायदा उठा के केरला में बीजेपी बहुत प्रोएक्टिवली घुसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि क्लियरली कितना घुस पाएगा ये बात अभी भी क्लियर नहीं है। तो कुल मिला के यही बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि असेंबली इलेक्शंस इस बार केरला के जिस प्रकार से हो रहे हैं ना, ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज का जो अलाइनमेंट है वो बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से बदलने वाला है। क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी फैक्शनल राइवलरीज और पोलराइजेशन का फायदा उठा के बहुत सारे ग्रुप्स को अपने खेमे में खींचने की कोशिश कर रही है। सीपीआईएम के लीडर हैं जो पिनाराई विजयन साहब, इनको यह बात पता है कि भाई
हम ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं जीत पाएंगे, तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ने के लिए सीपीआई एम पिनाराई विजयन साहब क्या कर रहे हैं कि अपने पुराने दिग्गज नेता जिनके अगेंस्ट करप्शन के इल्जाम है, या जिनको लोग पसंद नहीं करते, या जिनको नॉन इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, उनको टिकट देने से मना कर दिया, और कांग्रेस के खेमे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं पिनाराई विजयन साहब। मतलब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स और ये जो फैक्शनल राइवलरी वाली पॉलिटिक्स ये बीजेपी मास्टर नहीं कर रही है, यहाँ खुद पिनाराई विजयन साहब भी मास्टर कर रहे हैं। कांग्रेस अपने एंड पे जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। राहुल गांधी जी की काफी आप कह सकते हो फेम है यहाँ पे केरला में। राहुल गांधी जी को केरला में आप कभी भी कमजोर मत समझिए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो फैक्शनल राइवलरीज हैं उसके चलते केरला का जो इंटरनल पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बदलता सा नजर आ रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया। फिर चलते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, वो है ग्लोबल लीडर इन पोस्ट कोविड एरा ड्यूरिंग द पैंडेमिक इंडिया हैज इनिशिएटेड एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड बिकम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। चूंकि इस आर्टिकल को लिखा है भाई रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने, एजुकेशन मिनिस्टर है केंद्र सरकार के, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार की ही तारीफ करेंगे। यहां पे इन्होंने सबसे पहले सरकार की क्या तारीफ करी है कि भाई हमारे देश में एक्सटेंसिव इम्यूनिटी आ गई ओरल वैक्सीनेशन से। किसके लिए? पोलियो की। पोलियो का जो आखिरी केस इंडिया में आया था वो आया था जनवरी 2011 में, और 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। और 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है हर साल। नेशनल वैक्सीनेशन डे क्यों मनाया जाता है हर साल? वो इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस समझाई जा सके। दवाई लेना, अपने आप को वैक्सीनेट करवाना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को याद दिला सके लोगों को, इसीलिए नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे नेशनल वैक्सीनेशन डे की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। इट बिकम्स मोर, आप कह सकते हो, पर्टिनेंट, जो कि इस समय पे आपको पता है कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक डाउट है कि ये वैक्सीनेशन सही है या गलत है। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री साहब जी की बात की गई है, अभी उसको तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। कुल मिला के इंडिया की और भी तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया ने अफोर्डेबल सप्लाई ऑफ वैक्सीन को यहाँ पे मेंटेन किया है, पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की है। हमने 70 से ज्यादा कंट्रीज को वैक्सीन भेजने की कोशिश की है और हमने अपने आप को वैक्सीन के रिस्पेक्ट में आत्मनिर्भर बनाया है। तो अभी तक आपके काम की चीज यहाँ पे क्या है? एक तो नेशनल वैक्सीनेशन डे कि भाई 16 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा, जनवरी 2011 में हमारा लास्ट पोलियो केस आया था। तीसरा, इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया 2014 में। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। कोरोना के पैंडेमिक की वैक्सीनेशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 3 चीजें याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे पोखरियाल निशंक साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने लीड ली है कोविड-19 से लड़ने में। जब कोविड का पैंडेमिक फैल रहा था तो भाई आईआईटीज बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस के साथ सामने आए। बहुत सारे इनक्रेडिबल इनोवेशंस किए, जैसे कि लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर्स बनाए, एफोर्डेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कोविड-19 टेस्ट किट्स बनाई, ड्रोन्स बनाए सैनिटेशन के लिए, चीप और इफेक्टिव पीपीई किट्स बनाए, मास्क बनाए। ये इंफॉर्मेशन आपके काम की। कोरोना के पैंडेमिक से डील करने के लिए हमारे रिसर्च और इनोवेशन के इकोसिस्टम ने कैसे काम किया, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट का इकोसिस्टम बनाना देश में क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके फेवर में ये पर्टिकुलर पॉइंट आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। इन इनोवेशन के साथ हम लोग कुछ अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए लोगों को, और कहीं ना कहीं ये इक्विपमेंट सिर्फ हमने देश में इस्तेमाल नहीं किया, हमने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया। और जब हमने इस इंस्ट्रूमेंट को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया तो हमने कौन सी फिलॉसफी को मीट किया? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये एक ग्लोबल विलेज है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल देश के अंदर नहीं है, देश के बाहर भी है। ठीक है भाई, अब हम लोग पोस्ट कोविड एरा में आ रहे हैं। पोस्ट कोविड एरा में रिसर्च और इनोवेशन को और बढ़ाने की जरूरत है, और यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं पोखरियाल निशंक साहब। ऑब्वियस सी बात है, इनकी सरकार जो कुछ भी कर रही है उसकी ये तारीफ करेंगे ही करेंगे। इनका क्या बोलना है कि भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश में रिसर्च और इनोवेशन लैंडस्केप को आगे लेके जाएगी। यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि ये रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएंगे, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करेंगे। फिर ये जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये फोकस करेंगे ऑन डेवलपिंग मैकेनिज्म्स एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशंस टू प्रमोट इनोवेशन अमंग स्टूडेंट कम्युनिटीज। फिर भाई हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लेके आए जाएंगे एजुकेशन में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंड किया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाएंगे जो कि आईआईटीज और आईआईएम्स की तरह ही होगी। और अगले एकेडमिक सेशन के शुरू होने से पहले नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा।
ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के अंदर काम करेगा। हमारे देश का प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट को, मतलब रिसर्च कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रीमियम, आप कह सकते हो, इंस्टीट्यूट की तरह काम करेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और इसके लिए ठीक ठाक पैसा दिया गया है। बजट ने बोला है कि अगले 5 सालों में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया जाएगा सरकार के द्वारा। यानी यहाँ पर रिसर्च के फील्ड में, डेवलपमेंट के फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में सरकार बहुत सीरियस है। इसके फेवर में आप ये पॉइंट कोट कर सकते हो कि भाई अगले एकेडमिक सेशन 2021-22 से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना दिया जाएगा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के अंदर, जिसको अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए एलोकेट करने की बात की है सरकार ने। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट भी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है। तो भले ही यहाँ पे निशंक साहब सरकार की अच्छी अच्छी क्वालिटीज बता रहे हैं, बट इस अच्छी अच्छी क्वालिटीज में उन्होंने हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स बताए हैं सरकार के, जिन कॉन्क्रीट स्टेप्स को आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो जब भी आप कोई पेपर रियल एग्जाम में लिख रहे होगे। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। हैव अ ग्रेट डे। गुड